हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नए कानून हुए हैं दोस्तों उनसे संबंधित जो एग्जाम में आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक क्लास बना दिया, आप उसे जाकर जरूर देखना प्ले लिस्ट में। और आपको पता होगा कि दोस्तों हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस डाटा नई नई धाराएं और एक्ट से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। आपको नोट कर लेना, जो बच्चा इनको करके जाएगा उसका सिलेक्शन 100% है। इसके ऊपर मैंने दोस्तों फुल हैंड रिटन नोट्स बना दिए, कलरफुल नोट्स है। आप डेमो देख सकते हैं दोस्तों, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, कलरफुल नोट्स मिलेंगे दोस्तों। सभी आपको इसके अंदर डाटा मिलेगा, फुल डिटेल के साथ समझाया गया ताकि आपका दोस्तों कोई भी पॉइंट न रह जाए। तो आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। सभी टॉपिक मिलेंगे आपको दोस्तों, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, आपको दोस्तों कोई भी कुछ भी डाटा आपके लिए नहीं छूटेगा। सभी आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिलेंगे, फुल डिटेल के साथ मिलेंगे ताकि आपका कोई भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन ना रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों आपको 8705866396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिथ्या साक्ष्य देना या फिर फैल्स एविडेंस, झूठी गवाही या झूठा कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट अगर हम देते दोस्तों कोर्ट में तो ये दंडनीय अपराध होगा। और ये किस धारा के तहत दोस्तों दर्ज किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 227 के तहत अगर कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट या झूठी गवाही देगा कोर्ट में दोस्तों, उसे धारा 227 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। कोर्ट में झूठी गवाही देना धारा 227 के तहत दोस्तों दंडनीय है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, देश की संप्रभुता के विरुद्ध करते इनकी पुराना राजद्रोह अब किस धारा में है? जो पहले आईपीसी लागू थी उसमें राजद्रोह था, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुई है इसमें राजद्रोह को हटाकर दोस्तों देशद्रोह लागू कर दिया है। अब ये देशद्रोह किस धारा के तहत दर्ज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, धारा 152 के तहत दोस्तों अब देशद्रोह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। जो आईपीसी में राजद्रोह था अब उसे देशद्रोह कर दिया। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजद्रोह शब्द को खत्म कर दिया गया है। अब भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने पर धारा 152 लगाई जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रिपास की परिभाषा किस धारा में है? तो दोस्तों अब जो नई भारतीय संहिता लागू हुई है उसमें आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रिपास की परिभाषा किस धारा में इसका जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 329 में दोस्तों आपराधिक अत्याचार की परिभाषा को वर्णन किया गया इसमें। अब ये है क्या? किसी की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करना अब दोस्तों धारा 329 के तहत एक अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट है, चोरी की सजा अब किस धारा में है? अगर कोई चोरी करता तो दोस्तों अब उसे किस धारा के तहत सजा दी जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 303 के तहत दोस्तों अब चोरी के लिए सजा सुनाई जाएगी। किसके तहत? धारा 303 के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको दोस्तों वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस डाटा नई नई धाराएं और एक्ट को दोस्तों वहाँ पहले थ्योरी से पढ़ना होगा, फिर आपको दोस्तों यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना होगा, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। नेक्स्ट है, जबरन वसूली के लिए कौन सी धारा है? अगर आप दोस्तों किसी को धमकी देकर जबरन वसूली करते हैं तो आपके ऊपर एक मामला दर्ज किया जाएगा। और ये किस धारा के तहत दर्ज होगा? तो ऑप्शन बी, धारा 308 के तहत दोस्तों आप किसी को जबरन वसूली के लिए मजबूर नहीं कर सकते। डरा धमकाकर पैसे या संपत्ति लेना धारा 308 के तहत एक अपराध है। नेक्स्ट है, बलात्कार की सजा किस धारा के तहत दी जाती है? तो दोस्तों अब जो नई बैनस लागू हुई है उसमें बलात्कार की सजा किस धारा के तहत दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 64 के तहत दोस्तों बलात्कार की सजा सुनाई जाएगी। बलात्कार की परिभाषा धारा 63 में है, जबकि सजा दोस्तों धारा 64 के तहत दी जाती है, नोट कर लेना है। बलात्कार की परिभाषा धारा 63 में है जबकि सजा सुनाएगी धारा 64 के तहत। नेक्स्ट है, पीछा करना किस धारा में दंडनीय है? अगर आप दोस्तों किसी भी महिला का गलत तरीके से पीछा करते हैं या फिर दोस्तों उसको बार बार टच करते हैं तो आपको दोस्तों ये अपराध की श्रेणी में शामिल करता है और आपके ऊपर दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 78 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। किसी महिला का पीछा करना, बार बार संपर्क करने की कोशिश करना धारा 78 के तहत एक अपराध है। नेक्स्ट है, घूरना किस धारा के तहत है? अगर आप किसी महिला को दोस्तों गलत तरीके से घूरते हैं या उसकी पिक्चर लेते हैं तो आपके ऊपर दोस्तों मामला दर्ज किया जा सकता है। किस धारा के तहत?
तो ऑप्शन बी दारा हस्तांतर के तहत आपके ऊपर ये मामला दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी महिला के निजी कार्यों को उसकी अनुमति के बिना देखना या फोटो खींचना दारा हस्तांतर के तहत एक अपराध है और आपके ऊपर केस किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एसिड अटैक की सजा किस धारा में है? तो एसिड अटैक की सजा किस धारा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 124 के तहत। अगर कोई एसिड अटैक कर सकता है तो उसे सजा सुनाई जाएगी। तेजाब फेंककर हमला करने के लिए अब धारा 124 के तहत मामला दर्ज होगा। नेक्स्ट है, अवैध सभा किस धारा में है? अगर दोस्तों आप अवैध सभा बुलाते हैं तो आपके ऊपर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? तो ऑप्शन बी धारा 187 के तहत आपके ऊपर एक मामला दर्ज किया जाएगा। 5 या उससे अधिक लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य गैर कानूनी हो तो धारा 187 के तहत अवैध माना जाएगा और आपके ऊपर दोस्तों मामला केस दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है, दंगा या रॉयट की सजा किस धारा में है? अगर आप दोस्तों किसी भी जगह पर दंगा करते हैं तो आपके ऊपर किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? तो ऑप्शन सी धारा 191 के तहत आपके ऊपर केस किया जाएगा। अवैध सभा द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग करने पर दंगा करने के लिए धारा 191 के तहत दोस्तों दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट है, निजी सुरक्षा का अधिकार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की शुरुआत किस धारा से होती है? तो निजी सुरक्षा का अधिकार किस धारा के तहत दोस्तों परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी धारा 34 में इसका जिक्र किया गया है। आत्म रक्षा का अधिकार अब धारा 34 से धारा 44 के बीच दिया गया है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आत्म रक्षा का अधिकार दोस्तों अब धारा 34 से 44 के बीच में इसका जिक्र है। आप दोस्तों अगर आप पर के ऊपर कोई हमला करता है तो आप डिफेंस में एक्शन ले सकते हैं, इसे कहते हैं सुरक्षा का अधिकार और ये धारा 34 से 44 के बीच में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, अपहरण या किडनैपिंग की किस धारा में सजा है? अगर आप किसी का किडनैप करते हैं तो आपको किस धारा के तहत सजा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी धारा 44 के तहत दोस्तों आपको सजा सुनाई जाएगी अगर आप किसी का अपहरण करते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना ले जाना दोस्तों अपहरण माना जाता है और इसके लिए आपको 140 धारा 140 के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, बीएनएस में कुल कितने प्रकार की सजाएं दी गई है? जो नई बीएनएस लागू हुई है 1 जुलाई 2024 से, इसमें कितने प्रकार की सजाएं सुनाई गई है? तो 6 प्रकार की सजा सुनाई गई दोस्तों। कितनी? 6 प्रकार की सजाएं कौन कौन सी है? मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, कारावास हो गया, संपत्ति की जब्ती हो गई, जुर्माना हो गया, सामुदायिक सेवा हो गई दोस्तों। ये 6 प्रकार की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, बीएनएसएस ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? जो दोस्तों भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा लागू हुई है, इसने दोस्तों किस पुराने कानून को हटा दिया है? तो ऑप्शन बी सीआरपीसी 1973 की जगह दोस्तों अब भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा लागू हुई है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, बीएनएसएस के तहत जीरो एफआईआर का प्रावधान किस धारा में स्पष्ट किया गया है? जो दोस्तों नई भारतीय नागरिक शिक्षा सुविधा लागू हुई है, इसमें दोस्तों जीरो एफआईआर का प्रावधान किस धारा में स्पष्ट किया गया है? तो स्पष्ट किया गया है ऑप्शन बी धारा 173 में स्पष्ट किया गया है। अब पीड़ित किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में न हुआ हो। इसे धारा 173 के तहत दोस्तों कानूनी रूप दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। धारा 173 के तहत दोस्तों हम किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार जघन्य अपराध के मामले में फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। तो ये जांच कब अनिवार्य होगी? तो दोस्तों नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार अगर कोई भी फोरेंसिक जांच करनी होगी ये तभी अनिवार्य होगी जब ऑप्शन बी 7 साल या उससे अधिक की सज़ा का मामला हो। अगर दोस्तों कहीं पर मर्डर हो जाता है तभी दोस्तों वहाँ पर ये फोरेंसिक जांच की टीम आएगी, किसी लूटपाट की जगह पर नहीं आएगी ये। धारा 176(3) के तहत अगर 7 साल या इससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी।
नेक्स्ट है पुलिस हिरासत यानी कि पुलिस कस्टडी की अधिकतम अवधि बीएनएसएस में क्या हो सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पुलिस हिरासत में अधिकतम अवधि क्या हो सकती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार। तो ऑप्शन सी 40 से 60 दिनों के भीतर किस्तों में हो सकती है। किस्तों में कैसे जान लेते हैं। धारा 187 ये नोट कर लेना। धारा 187 के तहत पुलिस हिरासत को शुरुआती 40 से 60 दिनों अपराध की गंभीरता के अनुसार अवधि के दौरान छोटे छोटे किस्तों में लिया जा सकता है। यानी कि मान लो दोस्तों अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट की तरफ से आपको दोस्तों 15 दिन की रिमांड ली जाएगी। शुरुआती अधिकतम से अधिकतम 15 दिन की रिमांड होती है। फिर दोस्तों आपको कुछ दिन और रखने के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ऐसे 40 से 60 दिनों तक दोस्तों आपको रखा जा सकता है पुलिस हिरासत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार। नेक्स्ट है भगोड़ा अपराधी की संपत्ति कुर्की का प्रावधान किस धारा में है। दोस्तों अपने ये तो चर्चा में है तो आप सुनते ही रहते होंगे। जैसे यूपी में दोस्तों ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर पीला पंजा चल जाता है योगी के द्वारा। किसी भी अपराधिक की दोस्तों संपत्ति को सरकार हड़प कर लेती है तो ये किस धारा के तहत उसको हड़प किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी धारा 84 बीएनएसएस के तहत दोस्तों किसी भी भगोड़े अपराधी की संपत्ति को जब्त किया जाता है। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत ई साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसको कैसे पेश किया जा सकता है, किस प्रावधान के द्वारा पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धारा 63 के तहत प्रमाण पत्र के साथ। प्रमाण पत्र के साथ दोस्तों धारा 63 के तहत इसे पेश किया जा सकता है। ई साक्ष्य क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी फोन से किसी अपराध की घटना को रिकॉर्ड करना, इसे कहते हैं ई साक्ष्य। तो पेश किया जा सकता है धारा 63 के तहत प्रमाण पत्र के साथ कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। नेक्स्ट है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो आपको सभी को पता होगा। तो कितनी देर तक दोस्तों मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो 24 घंटे के अंदर दोस्तों उसको पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे तो आपको पता होगा, लेकिन ये किस धारा के तहत होता है ये नोट कर लेना। 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 के तहत अधिकतम से अधिकतम 24 घंटे के अंदर दोस्तों उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी है। नेक्स्ट है सामुदायिक सेवा देने का आदेश कौन दे सकता है। सामुदायिक सेवा देने का आदेश कौन दे सकता है। तो ऐसा आदेश केवल एक व्यक्ति दे सकता है। कौन। ऑप्शन बी केवल मजिस्ट्रेट ही दोस्तों सामुदायिक सेवा देने का आदेश दे सकता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना तो दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल पढ़नी होगी। एग्रीकल्चर, हरियाणा पुलिस डाटा, नई नई धाराएं, पशुपालन और हरियाणा करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन बनेंगे। आप ये पीडीएफ फाइल ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। नेक्स्ट है बीएनएसएस के तहत जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचना देना अनिवार्य है। अगर आपने दोस्तों किसी थाने में केस कर दिया और आपको दोस्तों उसकी प्रगति के बारे में सूचना देना अनिवार्य है कि ये केस कहाँ तक पहुँचा, इसमें कितनी जांच पड़ताल हुई है। तो ऐसी प्रगति देना ज़रूरी है। और कितने दिनों के अंदर देना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी 90 दिनों के भीतर देना या बताना ज़रूरी है। और किस धारा के तहत। धारा 193 के तहत। नेक्स्ट है बलात्कार की पीड़िता का बयान कौन दर्ज करेगा। तो दोस्तों जो भी बलात्कार होता है अगर उस पीड़िता को दोस्तों बयान दिया जाता है तो उसको कौन दर्ज कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि दोस्तों सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इनकी बलात्कार की पीड़िता का बयान दोस्तों कौन दर्ज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी महिला पुलिस अधिकारी या महिला मजिस्ट्रेट ही दोस्तों बलात्कार महिला का बयान दर्ज कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको डेली ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। पहले थ्योरी पढ़ें, फिर यहाँ से दोस्तों मॉक टेस्ट लगाएं, इसी कहते हैं तैयारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।